Hello students, welcome to this amazing platform Sidra Cheez Classes. This is Sidra, your chemistry educator and आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अपना टॉपिक। मेरा टॉपिक क्या है, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बच्चों पढ़ा था सिंबल्स फॉर एलिमेंट। हमने एलिमेंट के सिंबल्स पढ़े थे, जिसमें हमने डाल्टन्स के सिंबल पढ़े थे, बट उसके बाद हमने पढ़े थे मॉडर्न सिंबल। उसी तरह आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमें क्या गिवन है एनसीईआरटी में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब वो टॉपिक ऐसा है कि बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है, तो आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वो टॉपिक समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स की मैंने वैसे तो 20 एलिमेंट्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को लर्न करवा दिए थे कि एलिमेंट्स मैंने करवाया था लर्निंग ऑफ 20 एलिमेंट्स, है ना। तो उसमें मैंने आपको सब एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक बताई थी कुछ। अब उसके अलावा भी जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ये हैं जिनके हमें एलिमेंट दिए हैं और सिंबल दिए हुए हैं, ये आप लोगों को एज इट इज याद रखना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल याद रखना वैसे तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई इंसान अगर याद करने की कोशिश करे तो उतना मुश्किल भी नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। तो अगर केमिस्ट्री में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल नहीं याद कर रखी है तो आपकी केमिस्ट्री एकदम लो लेवल पे है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक लेवल होता है वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स अगर हमें याद नहीं होंगे तो हम केमिस्ट्री का एडवांस लेवल कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में सब एलिमेंट्स याद रखने हैं, कौन सा एस ब्लॉक पी, ये सब मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप एलिमेंट्स को याद करना सीखिए। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये है हमारे कुछ एलिमेंट्स सिंबल। तो एल्यूमिनियम के लिए आता है Al, आर्गन के लिए आता है Ar, बेरियम के लिए Ba, बोरोन के लिए B, ब्रोमीन के लिए Br। ये सब कुछ इसी टाइप से है। ठीक है, सबके सिंबल्स है और एलिमेंट्स। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये होता है टॉपिक हमारा फिनिश यहीं पे। ये मुझे लास्ट वीडियो में करवाना था, बट लास्ट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कि एटॉमिक नंबर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, उस तरह से हमारे के पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का। एटॉमिक मास मतलब उसके अंदर कितना भार है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज अ मास ऑफ 1.673 into 10 की पावर -24, मतलब 0.000000001673 ग्राम, मतलब इतना ज्यादा मास होता है हाइड्रोजन का। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लेट अस सपोज कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी तोलने वाली तराजू होती है ना, जो बैलेंसिंग होती है, ठीक देखी होगी आपने जब आप सब्जी लेने जाते होंगे। तो ये मेरे पास है बैलेंसिंग मशीन। ठीक, तो अब मैंने क्या करा, अब मैं गई किसी भी सब्जी वाले की दुकान पे। तो सब्जी वाला क्या करता है, जब हम सब्जी लेने जाते हैं सब्जी वाला क्या करता है, अगर हमें उसको 1 किलो आलू देने हैं तो 1 किलो आलू देने के लिए क्या करेगा, वो एक साइड तो आलू डालता जाएगा और दूसरी साइड एक मास रख लेगा कि 1 किलो का मेरे पास मास है। ठीक है, तो वो 1 किलो, अब इसके हिसाब से जितना ये बैठेगा उसके हिसाब से वो यहाँ पे आलू डालते जाएगा कि इतने आलू हो गए, कम हो गए तो और डाल देगा, ज्यादा हो गए तो निकाल लेगा, है ना। ऐसे करता है। तो उसने क्या किया, एक मास यहाँ पर ले लिया जो उसे नोन था कि ये 1 किलो का मेरे पास, इसके हिसाब से मैं तुम लोगों को सब्जी दे सकता हूँ, है ना। तो जब ये दोनों बराबर हो गए, जब बराबर हो गए तो ये बैलेंसिंग हो गई। तो बैलेंसिंग हो गई तो उसने क्या किया, हमको आलू उठा के दे दिए कि लो ये तुम्हारे 1 किलो आलू हो गए। अब हमने बोल दिया कि हमें 1.5 किलो चाहिए, तो 1.5 किलो के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पर आधा किलो का एक और डाल देगा। तो क्या पता चलता है हमें इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें हमें एक नोन मास लेना है। ठीक है, यानी रिलेटिव मास, मतलब इसके रिलेटिव पे इसका मास कितना होगा, ऐसे हमें पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर टर्म मेरे पास क्या है कि रिलेटिव मास। ठीक, अब रिलेटिव मास का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मास का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमें यहाँ पर कोई भी अननोन चीज दे दी गई है तो उस अननोन चीज को हमें पता लगाने के लिए कि कितनी है, उसके लिए हमें एक नोन मास चाहिए होता है। क्यों, तो कि हम ऐसा, अच्छा एक बात और सुनिए, अगर लेट अस सपोज कि कोई भी कार है वो ऐसे ऐसे जा रही है, बहुत स्पीड में जा रही है, बहुत ज्यादा स्पीड में, तो उस कार की स्पीड को हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना कि इसकी बहुत ज्यादा स्पीड है या बहुत ज्यादा कम है।
जब तक उसके पास से कोई भी कार गुजर के ना जाए। ये कार बहुत स्पीड में चल रही थी, अच्छा दूसरी कार आएगी उसके पास से, वो बहुत स्लो स्पीड में चलेगी, तब जाके हम बोल सकते हैं ना कि इस कार की स्पीड बहुत ज्यादा है इस वाली स्पीड से। मतलब रिलेटिव है ना, कि इसके रिलेटिव में इसकी स्पीड ज्यादा है। तो जब तक रिलेटिव वर्ड हमारे पास नहीं आता तब तक हम पता नहीं लगा सकते कि ये वाली चीज कितनी है। तो हमें रिलेटिव मास है ये हमें गिवन होता है, ठीक है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में हमने रिलेटिव के टर्म में हमने क्या लिया है, स्टैंडर्ड मास हमने क्या लिया था, कार्बन 12 का लिया था। यहाँ पे कार्बन का क्या होता है, कार्बन 12 होता है मेरे पास, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड मास ले लिया कार्बन 12 का। जब कार्बन 12 का हमने मास ले लिया तो इसके यहाँ पर ये नॉन मास में यहाँ पर रख रही थी। नॉन मास जब मैं यहाँ पर रख रही थी तो अगर मुझे यहाँ का मास जो है वो मेजर करना है तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, कार्बन 12 रखूंगी। किस तरह से वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इधर देखिए, जैसे मेरे पास ये बैलेंसिंग मशीन थी, ठीक है। अब इस बैलेंसिंग मशीन को मैंने फिर से लिया है, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब फिर से मैं सब्जी वाले के पास गई। अब सब्जी वाले के पास जब मैं गई तो मैंने सब्जी वाले से कहा कि अब हमें 1 किलो मत देना तुम, अब हमें तुम सिर्फ 1 आलू देना, ठीक है। तो जब हम उसके पास गए तो वो बोले 1 आलू कैसे दे दूंगा आपको, ये तो नहीं होता, क्योंकि मेरे पास या तो 1 किलो का है, मतलब जो भी रहता है वो, या तो 1 किलो का है उसके हिसाब से मैं दे सकता हूँ, या 1.5 किलो का है या 2 किलो का है, जो भी है, ठीक है। तो उसने कहा कि 1 किलो ऐसे एक आलू तो मैं तुमको नहीं दे सकता। तो हमने कहा ठहरो भैया हम बताते हैं कैसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रख लिया एक एप्पल। अब यहाँ पर एक एप्पल रख लिया तो इसका मास ज्यादा हो गया तो नीचे की साइड हो जाएगा, बैलेंसिंग हमारी बिगड़ जाएगी। लेकिन हम क्या लेकर आए, हम लेकर आए एक उसी की शॉप पे रखा था एक वाटरमेलन। जब वाटरमेलन रखा था तो मैंने क्या किया, इस पूरे वाटरमेलन को यहाँ पे रख दिया। अब एक एप्पल और एक वाटरमेलन, इन दोनों में अगर हम मास देखें तो ऑब्वियसली जो वाटरमेलन का मास होता है वो ज्यादा होता है। तो क्या हुआ, ये पूरा नीचे की साइड को इसकी बैलेंसिंग और बिगड़ गई, इधर साइड का ज्यादा हो गया, इधर साइड का कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मैंने पूरे इस वाटरमेलन को यहाँ पर रख दिया तो इसका जो मास था वो ज्यादा हो गया था। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक काम कर रही हूँ, देखो इस वाटरमेलन की कर रही हूँ 2 पीस, 2 पीस में से 1 पीस उठा रही हूँ और इस 1 पीस को यहाँ पर रख रही हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका हाफ पीस यहाँ पर रख दिया। जब मैंने हाफ पीस रख दिया वो तभी भी ज्यादा हो, क्योंकि एक एप्पल हाफ वाटरमेलन से तो ऑब्वियस की बात है हल्का ही होगा, है ना। तो ये तभी भी ज्यादा हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसके कर दिए 4 पीस। अब 4 पीस में से मैंने 1 पीस उठा के यहाँ पर रख दिया, तभी भी ज्यादा हुआ। धीरे 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 करके मैंने इसके कर दिए पूरे 12 पीसेस, 12 पीसेस, ठीक है। जब मैंने इसके 12 पीसेस कर दिए, 12 पीस में से 1 पीस उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। तो जब मैंने 1 पीस उठा के यहाँ पर रख दिया तो इस एप्पल का जो मास था वो 12 पीसेस में से 1 पीसेस के बराबर था वाटरमेलन के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कार्बन 12 होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो जो एटॉमिक मास होता है वो 1/12 पार्ट होता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बताऊंगी, कैसे मैं बताती हूँ। तो आइए अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू क्या कह रहा है। ये डेफिनेशन में है, कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट वाज अर्लियर रिटन एज AMU। एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, AMU भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। बट these days this is donated by you। अब पहले इसको AMU लिखा करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम क्या लिख सकते हैं इसको U, यूनिफाइड मास, ठीक है। This means that carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of an exactly 12 U। Now since carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of 12 AMU, therefore the atomic mass unit should be equal to 1/12 the mass of the carbon atom। अब इसके अंदर क्या लिखा है ये हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया ही नहीं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या लिखा है। लेट अस सपोज कि सभी बच्चों को क्या होता है, पिज्जा ना बहुत ज्यादा पसंद होता है, ठीक। अब मेरे पास है एक पिज्जा है, मेरे पास बड़ा वाला, ठीक। ये बड़ा वाला मेरे पास पिज्जा है, ठीक है। तो इस पिज्जा के मैंने कितने कर दिए, 12 पीस। अब 12 पीस मैंने क्यों किए, क्योंकि बस 12 बच्चे थे मेरे पास खाने के, मतलब
एक पिज्जा था और 12 बच्चे थे, था एक ही पिज्जा। तो मैंने क्या किया, इसको कट कर करके इसके 12 पीसेस हमने कर दिए कि एक एक पीस हम एक एक बच्चों को दे देंगे। तो जब मैंने इसके 12 पीस किए, ये तो अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो ये क्या था, 1 एटम ऑफ C12, एक कार्बन का एटम था, ठीक, ये पूरा था। अब इस कार्बन एटम के मैंने क्या कर दिए, 12 पीसेस कर दिए। अब हमसे ये पूछा गया है कि 1 AMU कितना होता है। तो इसका जो ये एक पीस होता है, जिसमें इसको बाहर निकाल के देखूं तो इसका जो ये एक पीस होता है वो होता है हमारा 1 AMU के बराबर। तो 1 AMU अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ लिखूं 1 एटम ऑफ C12 इज इक्वल्स टू, ये पहले इसको रफ कर देते हैं, 1 एटम ऑफ C12 कितना आ रहा है हमारा, 12 AMU। एक एटम हमारा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था तो कितना आ रहा था मेरा, 12 AMU, यानी 12 पीसेस के बराबर, ठीक है। एक एटम कार्बन का, ठीक, 12 AMU के बराबर था। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ, चलो यहाँ लिख देती हूँ 12 AMU इज इक्वल्स टू 1 एटम ऑफ C12, ठीक। एंड 12 AMU जो है हमारा एक कार्बन एटम के बराबर है, ठीक। अगर 12 AMU हमारा एक कार्बन के बराबर है तो 1 AMU कितना होगा मेरे पास, अगर 1 AMU निकालो तो 1 AMU हो जाएगा हमारा 1/12 इंटू 1 एटम ऑफ C12, यही तो हो जाएगा, क्योंकि 12 AMU का इतना है तो 1 AMU कितना हो जाएगा, 12 को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 1/12 हो जाएगा। तो 1 AMU यहाँ पर कितना आया है मेरे पास, 1/12 इंटू 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, ठीक है, कि जो हमारा 1 AMU होता है वो 1/12 होता है किसी भी कार्बन एटम का। मतलब अगर मेरे पास एक कार्बन एटम है तो मैं उसके 12 पीसेस कर दूंगी, 12 पीसेस में से एक पीस जो होगा 1/12 पार्ट जो होगा वो होता है हमारा एक AMU। तो AMU बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब मैंने उस एप्पल की जगह इस बैलेंसिंग मशीन में क्या रख दिया, ये मेरे पास बैलेंसिंग मशीन थी। अब उस बैलेंसिंग मशीन में मैंने एप्पल की जगह रख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर रख दिया मैंने हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर रख दिया मैंने 1। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना हो जाता है हमारा, 1 हाइड्रोजन का मास हो जाता है मेरा 1 AMU। अब मैंने यहाँ पर रख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 AMU। इसी तरह हीलियम का, एक हीलियम का मास कितना हो जाएगा, 4 AMU। तो ये इसी तरह के मास होते हैं जिनके एटॉमिक मास कितने AMU होते हैं। AMU इज द यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम आजकल यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 AMU कितना होता है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख लेते हैं आखिर क्या गिवन है। आपके एनसीईआरटी में कुछ एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मासेस है वो गिवन है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों को वो लर्न करने हैं, ओके। तो ये हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का होता है 40, ये 35.5 है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एटॉमिक मास एलिमेंट्स। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, ये टॉपिक हमारा होता है समाप्त। तो आगे की तरफ क्या है हमारे पास टॉपिक, आइए देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, मतलब एटम जो है वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कत्यामा जो हमारे एटम्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर से आप लोगों को बताया है कि एटम्स जो है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो एक एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कत्यामा एटम्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, ठीक। तो ये है हमारा एक स्टेटमेंट जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब जब एटम कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो कंबाइंड फॉर्म में, जैसे कि मेरे पास एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो ये भी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मिलके क्या बना लेते हैं, ये
मॉलिक्यूल बना लेते हैं। बहुत सारे आपने सुना भी होगा कि जब हमारे बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल वाला जो टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।